हाय फ्रेंड्स, आज हम आरएस मुख्य परीक्षा के पेपर 1 के पार्ट 3 में जो हमारा अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का पोर्शन है, इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है हमारे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग फीचर्स एंड सॉफ्टवेयर पैकेजेस। तो इसके बारे में काफ़ी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। टॉपिक रहेगा हमारा कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, जिसे शॉर्ट में कहते हैं सीएएस। सबसे पहले देखेंगे इसका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मतलब है कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली की अवधारणा क्या है। एक कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली वो प्रणाली होती है जो क्या करती है, वित्तीय लेन-देन और घटनाओं को क्या करती है, ये वित्तीय लेन-देन और घटनाओं को सामान्य जो स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत होते हैं, जिन्हें शॉर्ट में क्या कहते हैं, जीएएपी। आप इसे याद रखेंगे। जीएएपी का मतलब होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आपको दोबारा बता दें, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जिन्हें जीएएपीज कहते हैं, उनके अनुसार प्रोसेस करती है ताकि हमारे जो उपयोगकर्ता है इनकी आवश्यकता अनुसार रिपोर्ट तैयार की जा सके। तो आप इसकी जो हमने कॉन्सेप्ट देखा। अब बात करेंगे हमारे इसके कौन-कौन से मुख्य 2 पहलू होते हैं। पहला पहलू होता है हमारे लेखांकन के सिद्धांत। तो यह हमारे क्या करता है, नियमों और सिद्धांतों के एक सेट पर काम करता है। और दूसरा पहलू आता है हमारे इसका ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, मतलब इसमें क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चीजें शामिल होती है। तो आप इसे याद रखेंगे। पहला तो हमारे लेखांकन के सिद्धांत होते हैं जिनके आधार पर हम लेखांकन करते हैं कंप्यूटर के माध्यम से। दूसरा हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के दोनों शामिल होते हैं। वो बात करें इसकी, तो डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने का ढांचा भी इसी पर ही निर्भर करता है, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट पर। छोटी संस्थाओं के लिए तो हमारे साधारण से जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर पीसीज होते हैं, ये काफी होते हैं। बड़ी संस्थाओं की बात करें, जिनके ऑफिस क्या होते हैं, अलग अलग जगह पे होते हैं, इनके लिए क्या यूनिक्स और लाइनक्स जैसे जो हमारे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, बड़े बड़े, जिनके जो ऑफिस होते हैं अलग अलग जगह पे होते हैं, तो हमारे ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम और शक्तिशाली नेटवर्क की आवश्यकता होती है। तो ये हमने इसका कॉन्सेप्ट देख लिया। अब हम देखेंगे जो हमारा इसका डेटा है, तो डेटाबेस का क्या महत्व रहता है। बात करें, हमारे आधुनिक सिस्टम डेटाबेस पर आधारित होते हैं। जितने भी हमारे सिस्टम होते हैं, जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जैसे मैकडॉनल्ड्स है, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, तो ये क्या होती है, डेटाबेस पर आधारित होती है। इसमें 4 मुख्य आवश्यकताएँ होती हैं। डेटाबेस की बात करें तो इसमें 4 मुख्य आवश्यकताएँ होती है। पहला आता है हमारा फ्रंट एंड इंटरफेस, मतलब जो हमारे ये वो स्क्रीन होती है जहाँ पे हमारा यूज़र काम करता है। जो यूज़र है वो उस पे काम करता है, वो हमारे फ्रंट की स्क्रीन है, इसीलिए इसे फ्रंट एंड इंटरफेस कहेंगे। जैसे हमारे वाउचर एंट्री करना, बात करें इसकी, तो यूजर और डेटाबेस के बीच की कड़ी है कौन सी, फ्रंट एंड इंटरफेस। आप इसे याद रखेंगे। फ्रंट एंड इंटरफेस क्या है, हमारे वो स्क्रीन होती है जहाँ पे यूजर काम करता है, और ये यूजर और डेटाबेस के बीच की कड़ी होती है। दूसरी हमारी आवश्यकता होती है हमारे बैक एंड डेटाबेस, पीछे वाली बात कर रहे हैं। तो यह वो जगह होती है जहाँ डेटा असल में स्टोर होता है, रियल में जहाँ स्टोर होगा, और ये डेटा क्या है, यूजर को दिखाई नहीं देता है। फिर डेटा प्रोसेसिंग की बात करें, तो डेटा को उपयोगी जानकारी में बदलने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, डेटा प्रोसेसिंग। बात करें हमारे रिपोर्टिंग सिस्टम की, तो प्रोसेस डेटा को रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत करना हमारे क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग सिस्टम। जिस तरह हमने डेटाबेस के महत्व में 4 आवश्यकताएं देखी। पहली हमारे फ्रंट एंड इंटरफेस, दूसरी हमारे बैक एंड डेटाबेस, तीसरा हमारा डेटा प्रोसेसिंग, चौथा रिपोर्टिंग सिस्टम। अब हम बात करेंगे पहले के ज़माने में क्या होता था, जितने भी लेखांकन की एंट्रीज़ की जाती थी, वो मैनुअल की जाती थी। लेकिन अब समय जैसे-जैसे बदल रहा है, तो बदलने के साथ कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली सभी कंपनियाँ हों, छोटी कंपनियाँ हों, छोटी दुकानें हों, सब जगह ये प्रणाली अ, अपना ली गई है। तो अब हम बात करेंगे, जो हमारी मैनुअल और कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली है, इनकी यदि तुलना करके देखें, तो कौन-सी बेस्ट है। तो लेखांकन की प्रक्रिया, मतलब पहचानना, रिकॉर्ड करना, वर्गीकरण करना, ये दोनों प्रणालियों के अंदर समान है। दोनों प्रणालियों में मैनुअल हो चाहे कंप्यूटरीकृत हो, दोनों में सेम सेम की जाती है। लेकिन इसमें कुछ खास बातें हैं जो इनको अलग-अलग करती है। जैसे सबसे पहले रिकॉर्डिंग की बात करें। रिकॉर्डिंग की बात करें तो जो हमारी मैनुअल प्रणाली होती थी, उसमें ओरिजिनल एंट्री की कहाँ की जाती थी? किताबों में, जिन्हें क्या अंग्रेजी में क्या कहते थे? जर्नल्स कहते थे। तो ओरिजिनल एंट्री कहाँ करते थे? किताबों में, ये जर्नल्स में की जाती थी। कंप्यूटर के मामले में देखें तो डेटा को सीधे कहाँ स्टोर कर दिया जाता है? डेटाबेस में स्टोर कर दिया जाता है। क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की बात करें, तो मैनुअल्स में क्या करते थे? जनरल से लेजर में पोस्टिंग करनी पड़ती थी। पहले जनरल में लिखो, फिर जनरल से कहाँ, लेजर में पोस्टिंग करो। तो इस तरह डेटा का डुप्लीकेशन होता था, मतलब पहले वहाँ एंट्री करो, फिर दूसरी जगह एंट्री करो, तो बार-बार एक ही चीज़ को बार-बार लिखना पड़ता था। कंप्यूटर के मामले में बात करें,
तो डेटा का डुप्लीकेशन नहीं होता। जैसे आप एक बार एंट्री करते हो तो सिस्टम खुद डेटा को प्रोसेस करके लेजर में प्रदर्शित कर देता है, मतलब उसमें कन्वर्ट कर देता है। इसमें मनुष्य की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही कर देता है। फिर समराइजिंग या फिर हमारी सारांश की बात करें तो मैनुअल के अंदर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए सबसे पहले लेजर का बैलेंस निकालना जरूरी है। जब आप ट्रायल बैलेंस निकालोगे फाइनल बैलेंस, तो बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले लेजर का बैलेंस निकालना पड़ेगा। लेकिन कंप्यूटर की बात करें तो ट्रायल बैलेंस सीधे ही ओरिजिनल डेटा से बन जाता है, एक ही बार एंट्री करने की जरूरत पड़ती है और लास्ट में जब आप ट्रायल बैलेंस निकालते हो तो वह ओरिजिनल डेटा से आसानी से बन जाता है, जिसका लेजर बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। फिर एडजस्टिंग एंट्रीज की बात करें तो मैनुअल के अंदर क्या होता है, एडजस्टिंग मतलब कोई गलती हो जाए उसको सुधारने वाली बात। मैनुअल में क्या होता है, गलतियों को सुधारने के लिए एंट्री पास करनी पड़ती है, जबकि हमारे कंप्यूटर में क्या है, सुधार के लिए अलग से एंट्री नहीं होती, सिवाय सिद्धांत की गलती की। यदि आपने कोई सिद्धांत की गलती कर दी तो अलग बात है, यदि आपने डेटाज की गलती की है तो उसके लिए अलग से एंट्री नहीं होती, बल्कि वाउचर को ही सही कर दिया जाता है। जो आपने एंट्री की है उसको सही करते सब कुछ सही हो जाता है। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वित्तीय विवरण की बात करें तो जो हमारा मैनुअल सिद्धांत था हमारा, उसमें क्या होता था, ट्रायल बैलेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जबकि कंप्यूटर प्रणाली में क्या होता है, ट्रायल बैलेंस के बिना भी सीधे डेटा से रिपोर्ट बन जाती है। तो इस तरह हमने देखा कि जो हमारे मैनुअल और कंप्यूटरगत लेखांकन प्रणाली है वैसे तो सेम सेम होती है। सेम मतलब जैसे पहचानना, रिकॉर्ड करना, वर्गीकरण, इन सब में सेम तो होता है, लेकिन कुछ खास मूल आधार पे इसमें कुछ कुछ अंतर है। परीक्षा में आपसे पूछा जाए तो आपको उसके बारे में बताना होगा। फिर बात करें हमारा बुक क्लोज करना, बुक क्लोजिंग करना या क्लोजिंग बुक्स की बात करें तो मैनुअल्स में क्या होता है, साल के अंत में क्लोजिंग एंट्रीज पास करनी पड़ती है, जो कि कंप्यूटर में क्या होता है, साल के अंत में सिस्टम खुद अगले साल के लिए ओपनिंग बैलेंस तैयार कर देता है। तो कंप्यूटर अपने आप करता है और मैनुअल में इंसान को करना पड़ता है, तो लेबर डबल हो जाती है इसमें। अब हम बात करेंगे समय के साथ सभी जितने भी संस्थान थे, कंपनियां थी, उन्होंने क्या कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली को अपना लिया। इसके क्या लाभ रहे, बात करें इसकी स्पीड की, गति की, तो कंप्यूटर इंसान की तुलना में बहुत तेजी से गणना और प्रोसेसिंग करता है, तो काम काफी तेजी से होते हैं। शुद्धता एक्यूरेसी की बात करें, एक बार यदि आपने डेटा सही डाल दिया तो सही डेटा डालने के बाद उससे बनने वाली जितनी भी रिपोर्ट है, चाहे वो लेजर हो चाहे ट्रायल बैलेंस हो, उसमें गलती की संभावना लगभग खत्म ही हो जाती है। बस आपको काम होता है एक बार आप सही एंट्री डाल दो। विश्वसनीयता या रिलायबिलिटी की बात करें तो कंप्यूटर थकान और बोरियत महसूस नहीं करते, इसलिए वो क्या दोहराए जाने वाले कार्य होते हैं जिनमें व्यक्ति क्या करता है, बोरियत महसूस करता है, लेकिन कंप्यूटर कभी भी बोरियत महसूस नहीं करता है, इसलिए वो बार बार दोहराए जाने वाले जो काम होते हैं उन कामों में विश्वसनीय होते हैं। फिर अप टू डेट जानकारी की बात करें, अप टू डेट इंफॉर्मेशन की, जैसे आपको एंट्री करते हैं वह तुरंत कैशबुक, लेजर और फाइनल अकाउंट्स में अपडेट हो जाती है, तो कंप्यूटर में ऐसा ही होता है। फिर रियल टाइम इंटरफेस की बात करें तो नेटवर्क के जरिए कई यूजर एक साथ जानकारी देख सकते हैं। जैसे हमारे लेजर होते हैं तो लेजर के अंदर, मैनुअल के अंदर तो एक आदमी एक ही बार देख सकता है, लेकिन कंप्यूटर के में क्या होता है, रियल टाइम इंटरफेस होता है, मतलब एक ही स्क्रीन को कई यूजर एक साथ देख सकते हैं। जैसे हमारे स्विगी हो चाहे हमारा जोमेटो हो, इनकी स्क्रीन को एक साथ कम से कम 1000 या 2000 जो कस्टमर्स होते हैं एक साथ लॉग इन कर सकते हैं और हमारी परचेजिंग कर सकते हैं। फिर स्वचालित दस्तावेज की बात करें तो बिल, रसीदें, रिपोर्ट्स एक ही क्लिक पर आपके सामने बन के आ जाती है, तो ये हमारे इसके फायदे हैं। स्केलेबिलिटी की बात करें तो काम बढ़ने पर केवल डाटा एंट्री ऑपरेटर की संख्या बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, प्रोसेसिंग की लागत लगभग उतनी ही रहती है। पठनीयता की बात करें, लेजिबिलिटी की, तो हमारे जो हाथ से लिखने में जो गंदी राइटिंग होती थी, हमारे कंप्यूटर आने के बाद क्या है, वो समस्या हमारी समाप्त हो जाती है, लेकिन कंप्यूटर पर टाइप किया हुआ डेटा साफ और स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। फिर एमआईएस रिपोर्ट की बात करें तो मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रिपोर्ट्स होती है, कि जैसे कौन हमारा देनदार है जिनसे हमें पैसा लेना है, तो इसकी सूचना तुरंत मिल जाती है, जिससे हमारे सारे निर्णय लेने आसान हो जाते हैं, हम भविष्य के निर्णय आसानी से ले सकते हैं। तो हमने ये कुछ कंप्यूटरकृत लेखांकन प्रणाली के लाभ या एडवांटेज देखे, जैसे हमारी गति, स्पीड, दूसरा हमारा शुद्धता, एक्यूरेसी, तीसरा विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, चौथा हमारा अप टू डेट जानकारी, अप टू डेट इंफॉर्मेशन, पांचवा हमारा रियल टाइम इंटरफेस, छठा हमारा स्वचालित दस्तावेज, ऑटोमेटेड डॉक्यूमेंट्स, सातवां हमारा स्केलेबिलिटी, आठवां हमारा क्या, पठनीयता, एलिजिबिलिटी, और हमारी एमआईएस रिपोर्ट्स की बात करें तो हमारे कुछ लाभ थे, एडवांटेज थे। अब हम देखेंगे कंप्यूटरगत लेखांकन प्रणाली की सीमाएं, मतलब कुछ तो हुआ जो इसको सीमाओं में बांधता है, इसमें लिमिटेशंस लगाता है, तो इनकी बात करें या कमियां भी कह सकते हैं इसमें। पहली कमी, कमी तो नहीं कहेंगे, ये हमारी शुरुआती स्टेज है इसलिए थोड़ी दिक्कत आती है, कमियां नहीं कह सकते इसको, लेकिन आपको बताएंगे, इनको सीमाएं कहेंगे।
प्रशिक्षण की लागत की बात करें, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, तो नए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को समझने के लिए स्टाफ को विशेष ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जो क्या होती है, बहुत महंगी होती है। फिर स्टाफ के विरोध की बात करें, स्टाफ अपोजिशन की बात करें, तो पुराने कर्मचारी को डर लगता है कि कंप्यूटर उनकी नौकरी ले लेगा या फिर उनका महत्व इससे कम हो जाएगा, इसलिए वो इस प्रणाली का विरोध करते हैं। काम में बाधा की बात करें, जब सिस्टम बदला जाता है, मतलब मैनुअल से कंप्यूटर पे आते हैं, तो काम करने के माहौल में भी बदलाव आता है, जिसकी वजह से क्या समय की बर्बादी होती है, चीजों को सीखने में काफी ज्यादा समय बर्बाद हो जाता है। फिर सिस्टम फेलियर की बात करें, अगर हार्डवेयर क्रैश हो गया या फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में वायरस आ गया, तो डेटा खोने का खतरा हमेशा बना रहता है। अनपेक्षित गलतियों की बात करें, तो कंप्यूटर में खुद का दिमाग तो होता नहीं है, वो केवल क्या करता है, वही गलतियां पकड़ सकता है जिसके लिए उसे प्रोग्राम किया गया है। नई तरह की यदि कोई गलती हो गई है, तो कंप्यूटर उसको नहीं पकड़ सकता है। फिर सुरक्षा में सेंध की बात करें, मतलब सिक्योरिटी ब्रीचेस की बात करें, तो ऑनलाइन सिस्टम में हैकिंग और या फिर डेटा चोरी का खतरा हमेशा बना रहता है। मैनुअल खातों में बदलाव पकड़ना आसान है, लेकिन डिजिटल डेटा में चुपके से यदि बदलाव कर दिया गया है, तो उसे पकड़ना आसान नहीं है। फिर स्वास्थ्य पर प्रभाव की बात करें, कंप्यूटर पर ज्यादा देर बैठने से क्या होता है, आंखों में तनाव होता है, कमर दर्द, मांसपेशियों में दर्द जैसी समस्याएं आ जाती है। तो ये हमारी कुछ सीमाएं हैं, जिनके बारे में दोबारा देख ले। एक तो हमारे प्रशिक्षण की लागत आती है, स्टाफ के द्वारा विरोध किया जाता है, काम में बाधा उत्पन्न होती है, सिस्टम फेलियर होता है, तो डेटा खोने का खतरा रहता है, अनपेक्षित गलतियां हैं, नई तरह की गलती को पकड़ नहीं सकता, सुरक्षा में सेंध और स्वास्थ्य पर प्रभाव, तो ये इसकी कुछ सीमाएं हैं। अब हम देखेंगे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की सोर्सिंग। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को 3 श्रेणियों में बाँटा जाता है। सोर्सिंग का मतलब जब भी हम कोई भी कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर खरीदेंगे अकाउंटिंग का, तो उसमें हम कौन-कौन सी चीज़ें देखेंगे। तो इसको 3 श्रेणियों में बाँटा जाता है। पहला श्रेणी आती है हमारी रेडी टू यूज़, जैसे हमने खरीदा और उसको काम में लेने लगे। जैसे हमारा खाता बुक ऐप आता है मोबाइल के अंदर, वो भी एक तरह का अकाउंटिंग एप्लीकेशंस है। तो इसको रेडी टू यूज़ है, एक बार इंस्टॉल किया, काम में लेना शुरू। उपयोग की बात करें, तो हमारे जो छोटे व्यवसाय होते हैं, वहाँ लेन-देन में ये काम ज़्यादा आता है। फ़ायदे की बात करें, सस्ता होता है, सीखने में बहुत ज़्यादा आसान है। नुकसान की बात करें, तो इसे बदला नहीं जा सकता, सुरक्षा कम होती है और अन्य सिस्टम से लिंक करना इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। मतलब छोटे-मोटे काम के लिए तो इसको काम में ले सकते हैं, लेकिन बड़े काम जैसे रिपोर्ट्स बनाने ऐसे कामों के अंदर इसको काम में नहीं ले सकते। ये होते हैं हमारे रेडी टू यूज़। जैसे हमारा टैली होता है, टैली भी कौन-सा जो बेसिक वर्ज़न था, शुरुआत में आया था टैली का वर्ज़न, वो इसके अंदर काम आता है रेडी टू यूज़ में। दूसरे रहते हैं कस्टमाइज्ड, मतलब ज़रूरत के अनुसार बनाया गया, मतलब कि मध्यम और बड़े व्यवसाय के लिए इसको काम में लिया जाता है। विशेषता की बात करें, तो बाजार में जो उपलब्ध सॉफ्टवेयर है, उनको यूज़र की जैसी ज़रूरत है, उसके अनुसार मॉडिफ़ाई या बदला जाता है। नुकसान की बात करें तो लेकिन क्या है कि ये महँगा होता है और इसको सीखने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, कर्मचारियों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी यदि ये सिखाना है, तो ये हमारे कस्टमाइज्ड है। फिर हमारा आता है टेलर्ड। टेलर्ड की बात करें, जो हमारे मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं, इनके लिए जिनके ऑफ़िस कई जगह होते हैं, एक जगह नहीं होते हैं। बात करें इनकी, तो उनमें टेलर्ड सॉफ्टवेयर काम में लिया जाता है। बात करें विशेषता की, तो ये पूरी तरह से कंपनी की विशेष ज़रूरतों के लिए शुरू से ही बनाया जाता है। जब कंपनी की शुरुआत होती है, तो शुरू से ही इसको बनाया जाता है। फ़ायदे की बात करें, तो इसमें सुरक्षा मतलब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है और एक साथ इसमें कई यूज़र काम कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारी कंपनीज़ होती है, छोटी दुकानें, तो इनके अंदर क्या है, कौन-कौन से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर काम में लिए जाते हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो प्रमुख कंप्यूटर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बात करें, तो भारत में व्यापारिक और व्यक्तिगत उपयोग के लिए कई कंप्यूटर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चलते हैं, जिनमें से कौन-कौन से हैं, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाए, 2-4 के नाम बताइए, तो आप कौन-कौन से बताएँगे? एक आता है हमारा टैली प्राइम, जिसे शॉर्ट में टैली भी कहते हैं। तो ये भारत का सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से उपयोग लिया जाने वाला कंप्यूटर का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें क्या इन्वेंटरी मैनेजमेंट, जीएसटी फाइल, रिटर्न फाइलिंग, पेरोल जैसी सुविधाएँ आसानी से की जा सकती है। फिर जोहो बुक्स की बात करें, तो ये एक क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर है, जिसे आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है आप शॉप में या संगठन के अंदर रहें, आप बाहर से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये छोटे व्यवसाय और जीएसटी कंप्लायंस के लिए बहुत ज़्यादा काम का है। एक एमएआरजी मर्ग ईआरपी 9 प्लस, इसकी बात करें तो ये विशेष रूप से हमारे रिटेल, फार्मास्यूटिकल्स, डिस्ट्रीब्यूशन व्यवसाय के लिए डिज़ाइन किया गया है। कौन-सा? मर्ग ईआरपी 9 प्लस, आप इनके नाम याद रखेंगे। फिर क्विक बुक्स की बात करें, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है और मध्यम आकार के जो व्यवसाय हैं, उनके लिए एक बेहतरीन विकल्प के रूप में काम करता है क्विक बुक्स। एक हमारा बिज़ी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, मतलब यह व्यापारिक गणनाओं और इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए भारत में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। कौन-सा? बिज़ी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। फिर व्यापार की बात करें, तो ये मुख्य रूप से छोटे दुकानदार और व्यापारी के लिए बेहद आसान मोबाइल और डेस्कटॉप आधारित बिलिंग और अकाउंटिंग ऐप है। कौन-सा? व्यापार।
तो हमारे जनरली काम में आने वाले कौन-कौन से हैं? एक तो हमारे क्या है टेली प्राइम जिसे टेली कहते हैं, ज़ोहो बुक्स, MARG मर्ग, ERP 9 प्लस, क्विकबुक्स, फिर हमारे बिज़ी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, व्यापार। बात करें छोटे-छोटे ऐप कौन-कौन से एसएपी, ओरेकल ये हमारे क्या है छोटे नहीं बड़े जो कॉर्पोरेट्स और उद्योग हैं उनके अंदर काम आता है कौन सा एसएपी, ओरेकल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करें तो छोटे स्तर पे जो हमारे बेसिक हिसाब-किताब है उसमें हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर भी एंट्री कर सकते हैं। अब हम देखेंगे जो हमारे सॉफ्टवेयर चुने जाते हैं संगठन के द्वारा, तो उसको चुनने से पहले हमें कौन-कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर खरीदने से पहले हम कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे? पहली बात लचीलापन जिसे फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जो अलग-अलग हार्डवेयर पर चल सके और रिपोर्ट्स को कस्टमाइज़ कर सके, जैसी रिपोर्ट्स चाहिए वैसे उसको बना सके। लागत या कॉस्ट की बात करें, केवल खरीदने की कीमत नहीं बल्कि बाद में होने वाले खर्च जैसे हमारे मेंटेनेंस है, ट्रेनिंग है, अपडेट्स इनको भी इसके अंदर देखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर तो सस्ता है लेकिन इसका मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा महँगा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर संगठन के आकार की बात करें, साइज़ ऑफ ऑर्गनाइज़ेशन की, तो छोटे एनजीओ के लिए साधारण सॉफ्टवेयर ठीक होते हैं, लेकिन बड़ी-बड़ी कंपनियों के लिए मल्टी यूज़र सिस्टम होने चाहिए। फिर ट्रेनिंग की ज़रूरत की बात करें, तो क्या सॉफ्टवेयर इतना आसान है कि कर्मचारी इसको आसानी से सीख ले या फिर इसके लिए कोई बहुत महँगी ट्रेनिंग की ज़रूरत है? तो ये भी पहले ही देख लेना चाहिए सिस्टम को लेने से पहले, सॉफ्टवेयर को लेने से पहले। एमआईएस रिपोर्ट्स की बात करें तो क्या सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी रिपोर्ट्स जैसे हमारा कैश फ्लो, रेशियो एनालिसिस ये रिपोर्ट्स बना के दे सकता है? ये देखना चाहिए। सिक्रेसी या सुरक्षा की बात करें तो क्या सॉफ्टवेयर में पासवर्ड और डेटा लॉक की सुविधा है ताकि कोई अनधिकृत व्यक्ति उसको देख न ले? तो ये सारी चीज़ें हैं जो सॉफ्टवेयर खरीदने से पहले हमें देख लेना चाहिए। एक आता है हमारा डेटा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करें मतलब जिसे डेटा ट्रांसफर कहते हैं। क्या सॉफ्टवेयर में डेटा को एक्सेल या फिर जो हमारे अन्य फॉर्मेट होते हैं उनमें आसानी से इसको भेजा जा सकता है या नहीं? तो जो हमारे सॉफ्टवेयर को खरीदने से पहले इन चीज़ों को देख लेना चाहिए। फिर वेंडर की प्रतिष्ठा की बात करें, जो हमारे जेठालाल वाली बात है, जेठालाल जी क्या कहते थे? ये कहते थे आप तो हमारी शॉप से जो हमारे गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है यहाँ से सामान ले जाइए। हम बैठे हैं ना 10 साल हो, 10 साल तक भी हम बैठे हैं, आपकी सामान को बदली भी कर देंगे और हमारा आपका ध्यान रखेंगे। मतलब वेंडर की एक तरह की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। जिससे आप सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं, वह कितना भरोसेमंद है और वो क्या बाद में सपोर्ट देगा यदि आपको दिक्कत आती है, तो वो क्या आपकी दिक्कतों को दूर करने के लिए तैयार है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जिनको आप देख लेना चाहिए। एक बार वापस से बता दें कि सॉफ्टवेयर खरीदने से पहले आपको क्या-क्या देखना चाहिए? लचीलापन मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट जो उसकी कीमत है, संगठन का आकार, ट्रेनिंग की ज़रूरत, एमआईएस रिपोर्ट्स, सुरक्षा, डेटा इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट जिसे डेटा ट्रांसफर भी कहते हैं और वेंडर की प्रतिष्ठा या वेंडर्स रेपुटेशंस। तो इस तरह आज एक लेक्चर के ज़रिए हमने जो हमारा अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का एक टॉपिक था कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, फीचर्स एंड सॉफ्टवेयर पैकेजेस इसके बारे में काफ़ी डिटेल से जाना। तो वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।